एक एमएलए जिसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और उसके मर्डर का इल्जाम एक नौकरानी पर लगता है। अब क्या सच में उस नौकरानी ने उस एमएलए को मारा था या फिर इस केस के पीछे कोई और ही शातिर खिलाड़ी मौजूद है? और क्या पुलिस इस पेचीदा केस को सॉल्व कर पाएगी? यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। इस कहानी के एंड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक फेस्टिवल से, जहां पर हम उस एरिया के एमएलए को देखते हैं जिसका नाम है धर्मराज। उसका स्टेज पर बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत होता है। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि धर्मराज की जो बहन है शीला, वो उसके लाइफ के ऊपर एक किताब लिख रही होती है, मतलब की बायोग्राफी। धर्मराज यहाँ पर लोगों को बताता है कि ये किताब फेस्टिवल के 10वें दिन पर लोगों के सामने आएगी। अब इसी फेस्टिवल में हम एक नौकरानी को देखते हैं जिसका नाम है रानी। वो अपनी छोटी बच्ची के साथ वहाँ पर आई होती है। अब धर्मराज वहाँ से भाषण देने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। अब उसके कुछ देर बाद हम विनियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि धर्मराज का साला है। विनियन के दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी। वो धर्मराज के घर से बाहर जा रहा होता है और तभी अचानक किसी से बात करते वक्त उसका संतुलन बिगड़ जाता है और इस वजह से उसकी गाड़ी का बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लकीली वो उस एक्सीडेंट में बच गया था। जब पुलिस वालों को एक खबर मिलती है तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि विनियन तो बच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब है। कल तक इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर का नाम होता है सोमन। उसी रात सोमन एसपी नासिर को कॉल करता है और उसे विनयन के बारे में बताने लगता है, जिस पर नासिर से पूछता है कि तुमने इसके बारे में एमएलए के घर पर पूछा? सोमन जवाब देता है कि नहीं, हम वहाँ पर गए थे, तब हमें पता चला कि किसी ने धर्मराज को ही मार दिया है। और ये बात सुनकर तो नासिर के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही बाकी पुलिस वालों के साथ एमएलए धर्मराज के घर पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ उन्हें उस मौके पर नासिर की नौकरानी रानी मिलती है, जिसके पूरे चेहरे पर खून के चीठे बिखरे हुए थे। लेकिन यहाँ पर रानी का कहना यह था कि मैंने खून नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले उसे पूछताछ करने के लिए क्राइम सस्पेक्ट के तौर पर लेकर जाते हैं। अब उस जगह पर मर्डर का कोई हथियार नहीं मिलता, इसलिए नौकरानी रानी को गुनहगार साबित करना है तो पुलिस वालों को सबूत चाहिए थे। ये केस बहुत ही पॉलिटिकल होता है, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाती है। अब पिछले दिन धर्मराज ने मरने से पहले जो खाना खाया था उसके बारे में वो डिस्कस करने लगते हैं। उसके बाद वो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो धर्मराज किसी जमीन के मैटर के सिलसिले में पास के गांव पर गया था। फिर उसने फेस्टिवल में आकर अपनी बुक के रिलीज के बारे में सबको बताया। उसके बाद वो अपने घर पर चला गया। पहले तो धर्मराज ड्राइवर लोगों को कपड़े और बाकी की चीजें बांटने के लिए जाने वाला था, लेकिन उससे पहले घर में उसने कुछ ट्राइबल लोगों को कुछ जरूरी चीजें बांट दी। उसके बाद सभी लोगों के जाने के बाद धर्मराज के घर पर ना कोई आया और ना कोई वहां से गया। घर में धर्मराज के अलावा उसकी बहन शीला और उनकी नौकरानी रानी थी। पुलिस इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन इसके लिए पुलिस की टीम को एक बहुत ही शातिर और दिमाग वाले इंसान की जरूरत थी। और फिर नासिर के कहने पर सोमन रिटायर ऑफिसर बासे से मिलने के लिए चला जाता है, जिन्होंने ऐसे कई सारे केसेस सॉल्व किए थे। और सोमन के कहने पर बासे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए मान जाता है। हालांकि उसे कैंसर भी है, लेकिन फिर भी उनकी मदद करना चाहता है। बासी यहाँ पर बातों ही बातों में बताता है कि धर्मराज का असली नाम सेल्वन है। और इतना बोलते ही सीन चला जाता है 1978 में, जब सेल्वन यानी कि धर्मराज पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। अब क्योंकि धर्मराज अनाथ था तो उसे शीला की माँ ने गोद लिया था और इसीलिए धर्मराज अपनी बहन शीला को बहुत ज्यादा मानता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, धर्मराज पॉलिटिक्स में आ गया और फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब यहाँ पर पुलिस सबसे पहले धर्मराज की बहन शीला से पूछताछ करती है। तब शीला बताती है कि मुझे मेरी नौकरानी रानी पर पूरा भरोसा है, वो मेरे लिए पिछले 3 साल से काम कर रही है। उसने धर्मराज की बायोग्राफी लिखने में भी मेरी पूरी मदद की है। आप लोग क्यों उस मासूम को खूनी साबित करना चाहते हो? सर, कहीं आप इसके चक्कर में किसी और को तो नहीं बचाना चाहते? रानी खून कर ही नहीं सकती, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि उसने खून किया है, तो फिर आप लोग मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत ला कर दो। तब यहाँ पर बासी पूछता है कि रानी उस फेस्टिवल से कब लौटी थी और उसके साथ जो बच्ची थी वो कौन थी?
शीला बताती है कि रानी उस बच्चे के साथ 10 बजे तक मेरे घर पर लौटी थी और मेरे घर के अलावा वो और 2 घर में काम करती थी, और जो उसके साथ बच्ची थी ना, वो दूसरे घर में जहाँ पर वो काम करती है उनकी बेटी थी। वो दोनों उस रात घर पर नहीं थे और रात भी बहुत हो चुकी थी, तो इसलिए रानी मेरे घर पर रुक गई। तब तक मैंने धर्मराज की किताब पूरी कर ली थी और उसी की एक कॉपी देकर मैंने रानी को उसके पास भेज दिया। अब पुलिस पूछताछ करने के बाद वो उसे जाने देते हैं। जहाँ पर शीला अपने वकील से रानी के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर तो उसे बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है, उसे हमें बाद में ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर शीला के जाने के बाद पुलिस वाले धर्मराज के पीए लालजी से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। लालजी पूछने पर बताते हैं कि मुझे इस मर्डर में किसी और का हाथ लगता है। दरअसल धर्मराज ने किसी कंपनी को एक ऐसी जमीन बेची थी जिस पर गवर्नमेंट का स्टैक था। अब जो उस कंपनी का मालिक था वो उस स्टैक हुई जमीन का पैसा देने के लिए तैयार नहीं था और ऊपर से जो भी एडवांस दिया था वो भी वापस मांग रहा था। उन्होंने एडवांस में 3.5 करोड़ दिए थे, जिस पर धर्मराज ने उसकी कंपनी के ओनर को बाकी की पेमेंट 2 दिन में करने की मोहलत दी थी। हालांकि उसने ये भी कहा था कि तुम्हें इस जमीन पर जो करना है करो, मेरे रहते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। अब लालजी के मुताबिक इस मर्डर केस में पैसों का एंगल हो सकता था, क्योंकि इतना सारा पैसा धर्मराज ने घर पर तो नहीं रखा था। अब बासी पूछता है कि इतने सारे पैसों के बारे में आपको कैसे पता, जहाँ पर लालजी धर्मराज की बहन शीला का नाम लेता है। अब दूसरी तरफ पुलिस वालों को यह पता चलता है कि वैसे तो रानी के खिलाफ कोई भी केस नहीं था इससे पहले, लेकिन धर्मराज की मिस्ट्रेस महेश्वरी ने एक बार उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, मगर बाद में उन्होंने इस कंप्लेंट को वापस भी ले लिया। तो अब यहाँ पर बारी आती है महेश्वरी से पूछताछ करने की, जिसके पिता वैसे तो बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन उसे धर्मराज से प्यार हो गया था। अब बात करें रानी की, तो उसे धर्मराज ने महेश्वर के यहाँ पर काम करने के लिए भेजा था। महेश्वर के घर पर जब रानी गई तो उसकी मुलाकात 90 साल की एक बुजुर्ग दादी से हुई। असल में यह दादी यहाँ पर जब वो 15 साल की थी तब से है। वो यहीं पर रहकर यहाँ की हर एक चीज संभाल रही होती है। और असल में महेश्वर के पिताजी यहाँ के मंदिर के पुजारी भी थे, मगर अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। और दोस्तों, शुरुआत में हमने जो फेस्टिवल देखा था उसे भी वही ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन इस बार ये जिम्मेदारी खुद धर्मराज ने उठाई थी। अब यहाँ पर इस घर का सारा काम रानी कुछ ही दिनों में संभाल लेती है। और अब यहाँ पर दादी बूढ़ी हो चुकी थी और महेश्वर के लिए वो किसी काम की नहीं थी, इसलिए उन्होंने दादी को वहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद एक दिन महेश्वरी को ये पता चला कि मूर्ति पर चढ़ाने वाले जेवर गायब है, मतलब कि चोरी हो गए हैं। और उस दिन रानी भी घर पर नहीं थी। इस बारे में जब धर्मराज को पता चला तब उसने पुलिस को बुला लिया और पुलिस वालों ने महेश्वर के कहने पर उनकी नौकरानी रानी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। लेकिन तभी वहाँ पर रानी दादी को लेकर आ जाती है। पूछने पर वो बताती है कि दादी इस बार का फेस्टिवल देखना चाहती थी, इसीलिए मैं उन्हें ही लेने के लिए गई थी। साथ ही में उस मूर्ति के जेवर को भी लेकर गई थी, क्योंकि उसका हार एक जगह से टूटा हुआ था और उसे सिर्फ दादी ही ठीक कर सकती थी। इसीलिए मैं इस जेवर को लेकर दादी के पास गई और उन्हें सारे जेवरात दिखाए। नौकरानी रानी ने महेश्वरी को ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि अगर वो बताती तो वह रानी को दादी के पास जाने नहीं देती। अब ये बात जानकर महेश्वरी को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि उसने रानी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, इसलिए वो उस कंप्लेंट को वापस ले लेती है। अब इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि फेस्टिवल में किसी बड़े अटैक का प्लान है, क्योंकि पुलिस ने उस एरिया के आसपास कुछ एक्सप्लोजिव बरामद किए गए थे। अब इन सब का धर्मराज की मौत से क्या लेना देना, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब पुलिस को मर्डर वाली रात धर्मराज के घर के बाहर एक मोबाइल मिला था, जो कि धर्मराज के किसी एम्प्लॉय का था। वो एम्प्लॉय रानी को पसंद करता था और उसी इंसान ने रानी को और ऋतु को धर्मराज के घर पर लिफ्ट दी थी। वो रानी से कुछ बात कहना चाहता था, लेकिन रानी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। लेकिन वो रानी से अपने दिल की बात कहने के लिए दीवार को लांघकर धर्मराज के घर पर चला जाता है। जब वो उस घर में जा रहा था तभी इसी दौरान उसने विनयन को गाड़ी से निकलते हुए देखा और उसी दौरान एक और आदमी धर्मराज के घर से एक बैग घसीटते हुए लेकर जा रहा था। इसके बारे में भी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर पूछताछ करने की बारी आती है धर्मराज की पत्नी सोना की। बासी के पूछने पर वो बताती है कि जिस रात धर्मराज की मौत हुई थी उससे पहले उनका झगड़ा मेरे भाई विनयन से हुआ था। दरअसल आज धर्मराज जो कुछ भी था वो सोना के पिता की वजह से ही था। ये सारी दौलत शोहरत उन्हीं की दी हुई थी।
और यही बात वेनियन ने उसे सबके सामने ताना मारते हुए कही। अब ये बात धर्मराज को बहुत ज्यादा बुरी लगी, इसलिए उसने वेनियन को बेइज्जत करने के साथ साथ ये कहा कि तू मुझे आज के बाद इस घर में तो क्या इस शहर में भी दिखा ना तो देख लेना। इसके बाद विनयन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और यहीं पर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब सोना के मुताबिक इस एक्सीडेंट में धर्मराज का ही हाथ हो सकता है और धर्मराज अपनी पत्नी से बिल्कुल भी सही बर्ताव नहीं करता था। सोना चाहती थी कि धर्मराज को काफी बुरी मौत मिले, लेकिन धर्मराज को एक औरत अकेले कैसे मार सकती है, यही यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल था। तभी यहाँ पर जिक्र होता है उस छोटी बच्ची ऋतु का, जिसे अनाथ आश्रम में निमी ने गोद लिया था और ये निमी एबिन के साथ लविन में रहती थी। यहाँ दोनों की बात करें तो निमी एक हॉस्पिटल में हेड नर्स थी, जबकि एबी एक जर्नलिस्ट था जो कि धर्मराज की जमीन के डील में जो स्कैम था उसी के बारे में जांच कर रहा था, क्योंकि उसे धर्मराज को किसी भी हालत में एक्सपोज करना था। इसीलिए फेस्टिवल वाले दिन निमी अपने हॉस्पिटल में थी और एबी अपने काम के लिए बाहर गया हुआ था और इसी कारण से वो बच्ची ऋतु रानी के साथ उस फेस्टिवल में आई थी और उसी दिन रानी धर्मराज के घर पर रुकी थी। ये तीसरा घर था जहाँ पर रानी काम किया करती थी। निमी और एबी ये दोनों अपने काम के चलते हुए ऋतु को संभाल नहीं पाते थे और इसीलिए उन्होंने ऋतु का ध्यान रखने के लिए रानी को रखा था। थोड़े ही समय में ऋतु और रानी एक दूसरे में काफी अच्छे घुल मिल गई थी, लेकिन जब उस रात रानी को धर्मराज के खून के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस उसे लेकर चली गई, तब से ऋतु बहुत ज्यादा उदास रहती है। साथ ही यहाँ पर निमी और एबी ये दोनों रानी के बारे में अच्छी तारीफ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ हमें वो इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाती है जहाँ पर उस फेस्टिवल में धमाका करने का आइडिया किसका था और इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है। यहाँ पर पता चलता है कि जो बंदा धर्मराज के घर से बैग लेकर जा रहा था वो मशहूर क्रिमिनल चार्ल्स था, जो कि अपनी गैंग की मदद से उसे लेकर वहाँ से चुपचाप निकल रहा था, लेकिन उसे तमिलनाडु और केरला की पुलिस मिलकर पकड़ लेती है और इसी भागा दौड़ी के दौरान शूटआउट में चार्ल्स मारा जाता है। अब उसके बाद पूछताछ करने पर चार्ल्स की गर्लफ्रेंड बताती है कि चार्ल्स ने देखा था कि उसके बैग में बहुत सारे पैसे हैं। जब उस रात धर्मराज मारा गया था तो उसने पैसों को लेकर भागना सही समझा और धर्मराज ने चार्ल्स को इसलिए हायर किया था ताकि वो फेस्टिवल के 10वें दिन वहां पर धमाका कर सके। अब इन लोगों के पास जो बैग बरामद हुआ था उसमें मर्डर वाला वेपन भी था जिससे कि धर्मराज को मारा गया था। अब यहाँ पर इन लोगों को धर्मराज के खून के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है और जाहिर सी बात है कि वो लोग रानी को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर बासी को अभी भी शक होता है कि कुछ ना कुछ तो हाथ से छूट रहा है। उसे अभी भी रानी के ऊपर शक था। फिर उसे अपने इन्वेस्टिगेशन में महेश्वरी के घर पर जो दादी थी उससे पता चलता है कि महेश्वरी के पिताजी की जान भी धर्मराज ने ली थी। साथ ही जो धमाके का प्लान धर्मराज कर रहा था वैसा ही कुछ कलीमना नाम के एक आदिवासी इलाके में हुआ था। बताया जाता है कि वहां पर रॉयल कैंप की वजह से वहां के स्कूल में आग लग गई और उस आग में सभी बच्चे और उन्हें पढ़ा रहे टीचर भी मारे गए। जाहिर सी बात है अब ये काम भी धर्मराज का ही था, लेकिन इस हादसे को दबा दिया गया था। इस भयानक हत्याकांड के वक्त कुछ बच्चे और टीचर अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए थे, लेकिन मरने की वजह से उनकी लाश आज तक नहीं मिली। उसके बाद जब निमी अपने शुरुआती दिनों में थी तब उस वक्त वो कालीमना इलाके में ही सोशल वर्क किया करती थी। तो वही नौकरानी रानी को अस्थमा की बीमारी थी और वो प्रेजेंट टाइम पर निमी के हॉस्पिटल से ही दवाइयाँ ले रही थी। जिस रात धर्मराज की मौत हुई थी उससे पहले निमी की सिम से एक फोन कॉल शीला को किया गया था, लेकिन निमी तो बताती है कि मैं तो शीला को जानती भी नहीं। लेकिन यहाँ पर निमी का पति एबी बताता है कि भले ही नंबर वो निमी का हो लेकिन उससे मैंने इस्तेमाल किया था। मैं अक्सर शीला की लिखी हुई बुक को लेकर फॉलो अप लेता रहता था ताकि मुझे कुछ न्यूज मिल सके। अब वहाँ से जाते वक्त बासी देखता है कि ऋतु एक ट्रेडिशनल सॉन्ग गा रही है जो उसे नौकरानी रानी ने ही सिखाया था। उस सॉन्ग के जरिए बासी को ये पता चलता है कि ये कालीमला में रहने वाले आदिवासी लोगों का गीत है, इसीलिए वो कालीमला जाकर सच्चाई पता करने का मन बना लेता है। यहाँ पर एबी उसे कहता है कि मुझे तो धर्मराज की सच्चाई से पर्दा उठाना है, मेरी और आपकी मंजिल एक ही है, फिर चाहो आप मानो या ना मानो, तो फिर क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। अब बासी इसके लिए हाँ कर देता है। अब उसके अगले दिन ये दोनों ही कालीवली पहुंचकर चर्च के फादर से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि इस एरिया में कई सारे खदाने जिसमें कि बिना किसी की परमिशन के गलत तरीके से पहाड़ और पत्थरों को ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाता है। इसमें होता यह है कि जो भी आदिवासी लोग हैं
उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। साथ ही उस जगह पर नाला वगैरह होते हैं और वहां से पानी लाने के लिए उन्हें कई सारे खदानों से होकर जाना पड़ता है, जिस कारण से धमाकों की वजह से कई सारे आदिवासी बच्चों की मौत हो जाती है और जो लड़कियां रहती है उनका वहां पर काम कर रहे लोग बलात्कार करके छोड़ देते हैं या फिर उन्हें मार भी देते हैं। अब इस घटना के बारे में कहीं पर भी बात नहीं हो रही थी, लेकिन जब ये बात एक टीचर को पता चली तब वो उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गई। अब जो स्कूल चला था उसमें एक फोटो बच गई थी। वो फादर बासी को उस फोटो को दिखाता है और उस फोटो के अंदर हम टीचर और बाकी के स्टूडेंट के साथ रानी को भी देख सकते हैं, यानी कि रानी भी इसी कबीले से बिलोंग करती थी। जब टीचर यहाँ पर आई तब उन्होंने इन आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। इसी बीच जब रानी 14 की उम्र में थी तब उसका बलात्कार करने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उस टीचर ने ही उसकी डिलीवरी की और उस टीचर ने यहाँ के लोगों को नई उम्मीद दी। और दोस्तों, इस टीचर का नाम रानी था, जिसे अब उसकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट इस्तेमाल कर रही है। एक दिन जब टीचर पहाड़ों पर धमाका होते हुए देखती है तो वो उसे बंद करवाने के लिए धर्मराज के पास शिकायत करने के लिए जाती है, क्योंकि धर्मराज ही इन खदानों और जमीन के ऊपर गलत तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ था और इसीलिए उसने महेश्वरी के पिताजी को भी मार डाला ताकि वो इस बार इस फेस्टिवल को अपने हिसाब से मना पाए। जब वो खदानों का काम करता था तब 2014 का साल था और इस वक्त तो वो एमएलए भी था। उस वक्त टीचर ने उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाने की धमकी दी, लेकिन जब धर्मराज नहीं माना तो उसके खिलाफ टीचर ने कंप्लेंट दर्ज करवा दी। अब इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे और उन्हीं के कहने पर धर्मराज के आदमियों ने उस टीचर और रानी को बहुत ही बेरहमी से मारा था, जहां पर धर्मराज ने पहले टीचर को सबके सामने जलाया और फिर स्कूल को आग लगाई, जिसमें कि कई सारे बच्चे तो यूं ही मारे गए। और उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि उसका धंधा चलता रहे। लेकिन इस दौरान धर्मराज ने रानी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यहाँ का ये सब कुछ हाल देखकर रानी भी बहुत ज्यादा टूट गई थी। अब दोस्तों, फिलहाल कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये केस खत्म हो चुका है, लेकिन जिस डॉक्टर ने धर्मराज का पोस्टमार्टम किया था उसे धर्मराज की बॉडी में एक अनजान सब्सटेंस मिलता है, जिसके बारे में रिपोर्ट लेने के लिए एम्स को भेजते हैं ताकि पता चल पाए कि ये क्या था। लेकिन इस केस को हल करने के लिए एसपी साहब को इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो उस रिपोर्ट का इंतजार ही नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से तो केस तो खत्म हो चुका था। तो अब आखिरी बार बासी शीला से मिलने के लिए चला जाता है। वो कहती है कि मुझे पता है रानी, निमी, महेश्वरी किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यहाँ आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें असली कहानी का पता चलता है। असल में जैसे मैंने बताया था कि निमी भी उसी वक्त काली मना में थी, तो रानी ने उसकी और टीचर की मदद से एक बच्चे को जन्म दिया। जब धर्मराज ने वहाँ पर आग लगाई थी तब कई सारे बच्चे और टीचर मारे गए, लेकिन उस वक्त निमी उस बच्ची को लेकर छुप गई और तब से उसने उस बच्ची को बचाया और उसी बच्ची का नाम है ऋतु। और दोस्तों, जब निमी ने ये सब कुछ बातें शीला को बताई तो शीला ने निमी को एक हॉस्पिटल में जॉब दिलवा दी। यहाँ पर निमी इस बच्ची की माँ के मिलने का इंतजार कर रही थी। बाकी यहाँ पर उसे और अभी इन दोनों को ऋतु बहुत ज्यादा पसंद थी और वो दोनों उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। अब 5 साल बीतने के बाद वहाँ पर उस बच्चे की माँ रानी आ गई, लेकिन उसका मकसद तो कुछ और ही था। दरअसल शीला धर्मराज की किताब का एंड नहीं लिख पा रहे थे और उसे लिखने में रानी ने ही उसकी मदद की थी। इसी बीच इलेक्शन होने वाले थे और धर्मराज लोगों के मन में सिंपैथी पैदा करना चाहता था और ऐसा करने के बाद फेस्टिवल के 10वें दिन वो चार्ली की मदद से बम से उस जगह को उड़ा देता, और वो भी तब जब उसकी बहन शीला स्टेज पर हो। लेकिन ये बात तो सबको पता नहीं थी और धर्मराज शीला के मरने पर लोगों से सिंपैथी हासिल कर लेता। लोगों के सामने वो दुखी होकर अपनी बहन का मातम मनाता। वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि उसे अपनी बहन शीला की मौत का कितना गम है। भले उसकी बहन शीला मारी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस इलेक्शन जीतने से मतलब था। अब उसकी भाई की असलियत शीला के सामने आ चुकी थी और फिर शीला भी महेश्वरी के साथ मिल गई। और दोस्तों, वो महेश्वरी ही थी जिसने उस दिन धर्मराज को शराब में जहर देकर अपने पिता के मौत का बदला लिया। उस जहर के कारण धर्मराज का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया और उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिल गई। धर्मराज जहाँ पर उस बम ब्लास्ट में कई सारे लोगों को मारना चाहता था, फिर वो वहाँ पर अपने मगरमच्छ के आंसू बहाकर लोगों के वोट हासिल करना चाहता था। हालांकि अभी असली पत्ते खुलने बाकी है। तो अब यहाँ पर सारी सच्चाई पता चलने के बाद बासी नासिर के पास पहुँच जाता है
नासिर बासी को इस केस में मदद करने के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि इस केस को इतनी जल्दी निपटाने के लिए मुझे तो प्रमोशन मिल गया है और इस वजह से मेरा दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गया है, बस उसी की तैयारी है। और उसी बीच बासी की नजर नासिर के मेड पर पड़ती है जो कि चाय लेकर वहां पर आती है और दरअसल रानी को काम पर रखने के लिए नासिर ने ही शीला से कहा था, ये बोलकर कि वो अनाथ है। दरअसल यहाँ पर आदिवासियों के कबीले को जलाने का कांड जो धर्मराज ने किया था उसे दबाने वाला और कोई नहीं बल्कि नासिर ही था, यानी कि अब मौत की बारी उसकी थी, इसलिए रानी उसके घर में थी। अब ये देखने के बाद बासी वहां से जाने लगता है तो नासिर उसे कहता है कि अरे चाय तो पीकर जाओ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बासी जवाब देता है कि सर ये चाय तो आपके लिए है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि रानी ने इस चाय में जहर मिलाया है जिसे पीकर नासिर का खेल खत्म होने वाला था। अब यहाँ पर एंड में हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार किसने धर्मराज को अपने हाथों से मारा था। दरअसल जब धर्मराज ने उस टीचर को जलाया था तब रानी ने और फादर ने उसे बचा लिया था। वो टीचर पूरी तरीके से जल तो गई थी लेकिन उन दोनों ने किसी तरह उसकी जान बचा ली थी। वो टीचर मरी नहीं थी और वही धर्मराज के सामने आती है और उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालती है, उसे उसके गुनाहों की सजा देती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।